प्रत्यक्षा की हालत देखते हुए वैद्य जी ने अपनी बात रुद्र के सामने रखी। कई बार मरीज के दिमाग पर भी कई तरह की चीजें असर कर जाती है। ये लड़की भी सदमे में है। इसे अच्छे माहौल में रखने की जरूरत है। इसके शरीर पर यह दाग बेहद अजीब है। देखकर ही सारी कहानी साफ दिख रही है। वैद्य प्रत्यक्षा की गर्दन पर लगे हुए उन दांतों के निशान की तरफ इशारा कर रहे थे जो उस पर बने हुए थे। तुम्हें इसकी जन्म कुंडली निकालनी है या ऐसे दवा देनी है? बाबा साहिब के घर से हो, इसलिए ये बात का ध्यान रखना कि लोगों को तुमसे किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इतना कहकर वैद्य ने रुद्र को अपने साथ आने के लिए कहा। इस पर रुद्र उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जिसे अपने साथ लेकर आए हो उसका नाम पता है या वो भी नहीं पता? प्रत्यक्षा, शायद यही नाम है उसका। प्रत्यक्षा? अच्छा, मरीज से आपका रिश्ता? कुछ भी नहीं। मरीज की उम्र कुछ 22 या 23 साल की लग रही है। नब्ज नाड़ी काफी धीमी चल रही है। कुछ 2-3 दिनों में वो वापस से ठीक हो जाएगी। अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो सबसे पहले उन्हें कुछ खिलाइए, फिर मैं उनकी बाकी की दवाइयां दे दूंगा। दवा का असर ये रहेगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और ये सोती रहेगी। लेकिन आपको उनके पास हर वक्त रहना है ताकि कोई भी खतरा या कोई गड़बड़ी दिखे तो हम उनका इलाज वापस कर दें, क्योंकि उनके शरीर में जहर है तो हमें खास ध्यान रखना होगा। वैसे भी इस समय पूरे गांव में ही लाल बुखार फैला हुआ है, तो कोशिश करिए कि आप मरीज को अकेला ना छोड़ें। रुद्र ने प्रत्यक्षा को गोद में उठाया और फिर ले जाकर वहीं बेंच पर लेटा दिया। प्रत्यक्षा अभी भी बेहोश थी, साथ ही उसे ठंड भी लग रही थी। वो शायद अपने होठों को हिलाकर कुछ बड़बड़ा रही थी, पर रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र ने उसके हाथ धीरे से खोल दिए और फिर धीरे से अपने कानों को प्रत्यक्षा की होठों के पास लेकर गया। मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे मत मारो, बख्श दो। तुम लोग मुझे क्यों बेचना चाह रहे हो? प्रत्यक्षा बार बार खुद को ना बेचने के लिए भीख मांग रही थी। शायद प्रत्यक्षा के दिमाग में वो सब घूम रहा था जब उसे अगवा करके बेचा जा रहा था। लेकिन इन्हीं बातों के बीच उसने एक बार एक अलग बात भी कही। जो मेरी माँ के साथ हुआ वो मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। मुझे नफरत है तुम सबसे। प्रत्यक्षा का बुखार जोरों पर था। इस पर रुद्र ने जल्दी से उसके हाथ पैरों को पोंछना शुरू किया। आसपास के मरीज भी प्रत्यक्षा के बड़बड़ाने पर उसे और रुद्र को देखने लगे थे। इस पर रुद्र ने माथा सिकोड़ते हुए उन मरीजों से कहा, शांति से दूसरी तरफ मुंह करके सो जाओ तुम लोग। इस लड़की की तरफ या मेरी तरफ देखने की कोशिश भी की ना तो अपनी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। धीरे धीरे शाम से गहरी रात होने लगी थी और उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि प्रत्यक्षा को दवा दी जा चुकी थी, लेकिन प्रत्यक्षा ने अभी भी कुछ नहीं खाया था। इस पर दवा खाने में काम करने वाले एक कर्मचारी ने रुद्र के पास आकर कहा, सुनिए, मैं आपको जानता हूँ। मेरे बाबा भी नारायण महल में काम करते हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। इस पर रुद्र ने बिना वक्त गवाए ही उस कर्मचारी से कहा, कुछ खाने के लिए मिल सकता है, जैसे कुछ दाल या दलिया। इस पर कर्मचारी ने अगले ही पल दवाखाने की रसोई से एक पतली सी दाल का कटोरा लाकर दिया। रुद्र ने उस कटोरे को हाथ में लेते हुए उस कर्मचारी से कहा, अब इसे तुम भी पियो। इस पर उस कर्मचारी ने अपने पास से एक चम्मच निकालते हुए उस दाल में से एक चम्मच खुद पी लिया और फिर रुद्र से कहने लगा, मालिक, ये सुरक्षित है, अब चिंता न करिए। खाना खा लो, खाना आ गया तुम्हारा। लेकिन प्रत्यक्षा ने बदले में कुछ भी जवाब नहीं दिया। अगर आप चाहो तो भाभी जी को मैं खाना खिला सकता हूँ। इस पर रुद्र ने उसे घूर कर गुस्से में देखा, लेकिन कर्मचारी ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, क्योंकि ये खुद अभी होश में नहीं है, या फिर दवा का असर है और ये नशे में है। एक काम करिए ना, आप इनका सर अपनी गोद में रखें और फिर धीरे से इनका मुंह खोलकर दाल का चमचा इनके मुंह में डाल दें, वरना तो ये खाना नहीं खा पाएंगे। कर ली मुझ पर अपने ज्ञान की बारिश। हो गया ना, तो अब मुझे ज्ञान मत दो। तुमने खाना दे दिया,
इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे बाबा को भी शुक्रिया कह दूंगा कि उन्होंने तुम्हें अच्छी तालीम दी है। इस पर वो कर्मचारी वहां से चला गया और बाकी मरीजों की देखभाल करने लगा। रुद्र बड़ी मुश्किल महसूस कर रहा था कि वो प्रत्यक्षा के साथ क्या बर्ताव करे। इस पर उसने प्रत्यक्षा के सिर को धीरे से उठाया और फिर उसके पास बैठते हुए उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। क्या कर रहा हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रत्यक्षा दर्द में कर्राते हुए लेटी हुई थी। इस पर प्रत्यक्षा के सिर को अपने हाथों से थामते हुए रुद्र ने एक चम्मच दाल कटोरी से उठाई और फिर प्रत्यक्षा के होठों से लगाते हुए उसे दाल पिलाने लगा। दाल कभी प्रत्यक्षा के मुंह में चली जाती तो कभी उसके गालों से गुजर कर उसके बालों में लग जाती। रुद्र प्रत्यक्षा के चेहरे को साफ करता और फिर अपने रुमाल से ही उसके बालों से दाल को पोंछने लगता। रुद्र परेशान सा होने लगा था क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं किया था। किसी तरह से बेहोश प्रत्यक्षा ने दाल के कुछ चम्मच पी लिए थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं पी रही थी और ना ही कोई जवाब दे रही थी। रुद्र उसे देखते ही घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। अरे कोई है, ऐसा देखो एक बार, इसको कुछ हो रहा है। वैद्य ने एक बार फिर से प्रत्यक्षा की नाड़ी देखी। इसने कुछ चम्मच दाल पी है बस। क्या हो गया इसे? ना ना, शरीर में अनाज गया है ना, अब उसकी गर्मी से सब ठीक हो जाएगा। इनका बुखार भी ठीक होने लगेगा और उन्हें दर्द भी ज्यादा महसूस नहीं होगा। आप परेशान न हो। वैद्य वहां से चले गए। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के सिर को अपनी गोद में ही रहने दिया और फिर एक बार फिर से उसके शरीर पर पट्टी करने लगा। रुद्र का ध्यान प्रत्यक्षा की गर्दन पर बने उन दांतों के निशान पर गया जो गहरे काले रंग के हो चुके थे। रुद्र की नजर प्रत्यक्षा के माथे की तरफ गई। उसने देखा कि प्रत्यक्षा ने अपनी दोनों भौवें समेट रखी थी, जैसे वो परेशान या बेचैन हो। इस पर रुद्र ने उसके माथे को देखते हुए धीरे से अपनी एक उंगली प्रत्यक्षा के माथे की तरफ बढ़ाई और फिर उंगली को प्रत्यक्षा के दोनों भौवों के बीच में रखकर उसे हल्का हल्का सा सहलाने लगा। रुद्र ने जैसे ही अपनी उंगली से प्रत्यक्षा के माथे को सहलाया, प्रत्यक्षा को शायद आराम सा मिलने लगा और उसने अपनी समेटी हुई भौवें ठीक कर ली और फिर गहरी नींद में सोने लगी। प्रत्यक्षा गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुद्र के हाथ को धीमे से थाम लिया। प्रत्यक्षा के हाथ थामने पर रुद्र ने अपने हाथ को प्रत्यक्षा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो अपने हाथ को प्रत्यक्षा के हाथों से खींचता, प्रत्यक्षा उतनी ही तेजी से उसके हाथ को खुद से और भी ज्यादा चिपका लेती। इस पर रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए इधर उधर देखा। कोई भी रुद्र को नहीं देख रहा था। रुद्र ने अपने हाथ को एक बार फिर से खींचकर प्रत्यक्षा के हाथों से दूर करना चाहा, लेकिन इस बार प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथ को छोड़कर एक करवट ली और रुद्र की गोद में ही सर रखकर उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से जकड़ लिया। नजारा कुछ ऐसा था कि रुद्र बैठा हुआ था, प्रत्यक्षा का सिर उसकी गोद में था और करवट लेते ही प्रत्यक्षा ने रुद्र की तरफ सिर घुमाया और अपने दोनों ही हाथों को आगे बढ़ाते हुए रुद्र की कमर को अपने घेरे में ले लिया। रुद्र अचानक से ही एकदम से शांत हो गया और उसकी धड़कनें तेज होने लगी। रुद्र ने धीरे से नजर घुमाकर प्रत्यक्षा की तरफ देखा। रुद्र ने अपने सीने पर हाथ रखा और उसने पाया कि उसकी धड़कनें पहली बार इतनी तेज थी, जबकि किसी को मारने से पहले भी उसे इतना अजीब महसूस नहीं हुआ था। इधर एक तरफ रुद्र की नजरें 2 पल के लिए प्रत्यक्षा पर ही जम सी गई थी, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि रुद्र शायद गुस्से में प्रत्यक्षा को उसके गांव वापस छोड़ने जा रहा है। दोनों ही गांव में अनबन इस हद तक थी कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। किरण हवेली में जैसे ही सबको पता चला कि बाबा साहेब अपने आदमियों के साथ हथियार लेकर गांव की सीमा तक आ चुके हैं, और वो सीधा किरण हवेली में आ रहे हैं, सबके होश उड़ गए। ठाकुर देवेंद्र ने अपने बेटे और दामाद सूरज से कहा, जब तक सामने से कोई हमला ना करे
कोई भी हमला नहीं करेगा। अपने हथियारों को अपने हाथ में रखो। इशारा मिलने के बाद या कोई हरकत के बाद ही प्रतिक्रिया देना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ?